मॉर्निंग। तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो 12th का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करेंगे। और इस चैप्टर में हम जो सीखने वाले हैं आज वो है टॉपिक जो रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक डाइपोल और उसके कुछ वेरियस टाइप के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पॉइंट जो है वो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक, व्हाट यू मीन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक। यहां से इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर अपन चेक करें तो इलेक्ट्रो का मतलब तो जो होता है वो होता है चार्ज। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक का मतलब अपन बेसिकली जानते हैं रेस्ट। तो इसका कंबाइन में जो अपन एक मीनिंग निकालना चाहेंगे तो चार्ज अगर रेस्ट पे है और उसकी अगर स्टडी अपन करना चाहें तो वो जो स्टडी है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर आती है, तो हम इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल सकते हैं। तो स्टडी ऑफ रेस्ट चार्ज इज नॉन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, और अगर चार्ज रेस्ट पे ना होके अगर मोशन के अंदर हो तो इस मोशन के अंदर जो स्टडी करेंगे, जो चार्ज की स्टडी करी जाएगी, स्टडी एट मोशन, इसको अपन बोल सकते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो हम यहां पे हमारा जो मेन पार्ट है वो स्टार्टिंग वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो लेते हैं अपन, बेसिक जो है चार्ज। व्हाट इज चार्ज, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्ज एंड व्हाट आर द फोर्सेस बिटवीन द चार्ज। तो अगर अपन डिफाइन करें चार्ज के बारे में तो चार्ज होता क्या है, इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी of matter that causes particle experience force in electric and magnetic field। ठीक है, तो चार्ज की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। तो अपन ये बोलना चाहेंगे कि अगर चार्ज है तो चार्ज एक प्रॉपर्टी है किसी भी सब्सटेंस की, जिसकी वजह से ये क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है फोर्स को। और वो एक्सपीरियंस कब कर सकता है, जब हमारे पास कौन सा फील्ड हो, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हो। ओके, यहां से टाइप्स ऑफ चार्ज की अगर मैं बात करूं, टाइप्स ऑफ चार्ज, तो टू टाइप्स ऑफ चार्ज होंगे जो सभी जानते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। कि कोई भी बॉडी अगर चार्ज होगी तो उसके ऊपर कौन से चार्ज आ सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ सकते हैं। अच्छा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो आएंगे वो किसकी वजह से आएंगे, कौन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल पार्टिकल होगा, हु इज द रेस्पॉन्सिबल पार्टिकल टू बी फॉर मेकिंग अ पॉजिटिव और नेगेटिव बॉडी। तो रेस्पॉन्सिबल पार्टिकल की अगर मैं बात करूं तो वो पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, अब हम कैसे समझें कि इलेक्ट्रॉन की वजह से पॉजिटिव बनेगी और कैसे समझें कि नेगेटिव बनेगी। अगर इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी के अंदर एक्सेस है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन बेसिकली एक नेगेटिव नेचर का एक चार्ज है। इलेक्ट्रॉन का अगर एक्सेस होगा किसी बॉडी के अंदर तो वो बॉडी हमारी बन जाएगी नेगेटिव। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉडी को जो बनाती है वो बनाती है नेगेटिव। और अगर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बॉडी को बनाती है पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं चार्ज के बारे में फिर से, और बेसिक कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं कि चार्ज की जो यूनिट होती है, यूनिट वो होती है बेसिकली कूलम।
कुलाम एक साइंटिस्ट था, उसने दी थी यहाँ पे यूनिट, तो इसको अपन कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, कुलाम। अब अगर हम यहां से और अगर कंसिडर करें, क्योंकि ये ऐसा यूनिट है, और ऐसा यूनिट के बाद में अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहें सीजीएस के अंदर, सीजीएस यूनिट, तो सीजीएस यूनिट जो होगी वो हमारे पास दो टाइप्स की होगी। दो टाइप की कौन सी? एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर और एक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अभी हमने जस्ट देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक कब, जब चार्ज रेस्ट पे होगा, और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कब, जब चार्ज मोशन के अंदर होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर अगर देखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर, तो हम यहां पे अगर सीजीएस यूनिट यूज कर सकते हैं, वो यूज कर सकते हैं ईएसयू। ईएसयू सिंपली एक नेम यहां से अगर ले तो ई मतलब इलेक्ट्रो, एस मतलब स्टैटिक, यू मतलब यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसके बाद में अपन बोल सकते हैं स्टेट कुलाम, स्टेट कुलाम, ठीक है, ये भी स्टेट से मतलब अपन स्टैटिक ले सकते हैं, स्टेट कुलाम। और एक यूनिट और ऐड कर सकते हैं फ्रैंकलिन, ठीक है। तो हम ये तीन टाइप की अगर यूनिट जो है यूज कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे अगर चेक करें इलेक्ट्रो मैग्नेटिक के अंदर, जब चार्ज मोशन के अंदर हो रहा होगा तब अपन इसकी क्या यूनिट यूज कर सकते हैं, वो होगी EMU, सिंपली नेम से ऐड होना है, ई इलेक्ट्रो, एम मैग्नेटिक, यू यूनिट। देन नेक्स्ट AB कुलाम, एब्सोल्यूट कुलाम, तो ये यूनिट अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब SI से जब अपन CGS की तरफ कन्वर्ट करते हैं तो हमें पता है, जैसे बेसिकली हम जानते हैं कि 1 kg इक्वल्स टू 1000 kg, तो मैग्नीट्यूड कहीं ना कहीं जो हो रहा है वो चेंज हो रहा है। तो हम यहां से अगर यूज करें और वैल्यू के साथ देखें तो 1 कुलाम जो SI के अंदर है, अगर ये CGS में देखें, और CGS में भी कौन सा ESU या स्टेट कुलाम हो या फ्रैंकलिन हो, तो इसकी जो वैल्यू होगी 3 × 10⁹ ESU। अब आप इनमें से जो भी यूनिट जो लगाना चाहें वो लगा सकते हैं, ESU हो जाएगी। 1 कुलाम इक्वल्स टू, यहां से अगर चेक करें तो ये वैल्यू होती है 1/10 AB कुलाम, ठीक है, ये 1 अपना 10 AB कुलाम हो जाएगा। तो हम इस तरीके से वैल्यू का कन्वर्जन भी अपन यहां से चेक कर सकते हैं इजीली। और यहां से जब अगर देखें, अगर इन दोनों में अगर रिलेशन निकाले तो हमें पता है कि लेफ्ट साइड अगर बराबर है तो राइट साइड भी हमारे पास बराबर या इक्वल होनी चाहिए। तो हम यहां से ये बोल सकते हैं कि 1 AB कुलाम या EMU जो होगा वो 3 × 10⁻10 ESU के इक्वल हो जाएगा। तो आप यहां पे एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि स्मॉलेस्ट यूनिट जो होगी चार्ज की वो क्या हो जाएगी, ESU। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज जो होगी ESU, ठीक है। और एक लार्जेस्ट यूनिट अगर कभी पूछ ली जाए, लार्जेस्ट यूनिट की भी बात कर लेते हैं, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, इसको अपन बोलते हैं 1 फैराडे। और 1 फैराडे की जो वैल्यू होती है वो होती है 96500 कुलाम, ठीक है। ये हमारे पास कुछ वैल्यूज है, और जब कन्वर्जन आ जाए न्यूमेरिकल में तो हम अगर CGS SI से CGS में जाए तो हमें कुछ इन वैल्यूज का ध्यान रखना होगा, ठीक है। ये तो हम बेसिक बात कर सकते हैं चार्ज के बारे में। फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट अगर इस चार्ज का लें तो चार्ज जो होगा उसकी क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के अंदर बेसिकली अपन जैसे फर्स्ट काउंट करें, इसका फर्स्ट जो प्रॉपर्टी होगी वो होगी एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। अब एडिटिविटी ऑफ चार्ज में हम क्या बता सकते हैं, एडिटिविटी ऑफ चार्ज में जैसे एडिशन करना, चार्ज का एडिशन करना, कि हमें एक बहुत सारे वेरिएशन के अंदर चार्ज दे रखो एक बॉडी के ऊपर और हमें ये पूछा जाए कि इस बॉडी पे कौन सा चार्ज आएगा, तो हम कैसे उसको ऐड करें। तो दो टाइप के हमारे पास सम जो होते हैं वो कौन सा होता है, एक तो एल्जेब्रिक सम और एक होता है वेक्टर सम। क्योंकि चार्ज जो एक स्केलर क्वांटिटी होती है तो हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर जो सम होगा वो होगा एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम हम सभी जानते हैं बेसिकली क्या है,
प्लस वाली प्लस में, माइनस वाली माइनस में, और फिर टोटल अगर ऐड करके देख लेंगे तो हमारे पास हम निकाल सकते हैं कि अगर टोटल नेट चार्ज अगर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब हो गया बॉडी पॉजिटिव है, और अगर नेट चार्ज अगर क्या आ रहा होता है हमारे पास नेगेटिव तो वो बॉडी नेगेटिव है, और अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है इसका मतलब बॉडी न्यूट्रल है, नेट चार्ज जीरो। तो एडिटिविटी मतलब हम एल्जेब्रिक सम करते हैं जितने भी बॉडी के ऊपर चार्जेज है। जैसे अगर एग्जांपल चेक करें कि एक बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर अगर अज्यूम किया जाए कि 2 माइक्रोकूलम चार्ज है, एक 3 माइक्रोकूलम चार्ज है, -6 माइक्रोकूलम चार्ज है, और यहाँ पे 4 माइक्रोकूलम चार्ज है। ठीक है, ये एक सेपरेटली चार्ज रखे गए हैं, और हमें ये पूछा जाए बताओ बॉडी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो किस तरीके से कैलकुलेट करें। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पॉजिटिव वाली वैल्यू कितनी होगी, 4 + 2 6 + 3 9 माइक्रोकूलम, टोटल एडिशन 9 माइक्रोकूलम। देन नेगेटिव वैल्यू जो होगी -6 माइक्रोकूलम, तो यहाँ पे -6 माइक्रोकूलम आप इस तरीके से ऐड करें और इन दोनों का समेशन चेक करें तो ये हमें मिल रहा है पॉजिटिव 3 माइक्रोकूलम। तो इसका मतलब बॉडी कैसी है, पॉजिटिव है, नेचर की है, और यहां पर उसका मैग्नीट्यूड कितना हो रहा है, वो 3 माइक्रोकूलम हो रहा है। ओके, ये तो हो गई हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हम यहां से ये बता सकते हैं कि जो चार्ज है वो हमारे स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का जो मतलब होता है सिमिलर केस में अपन लेकर चल सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन से। एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब क्या है, एनर्जी नीदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। सिमिलर केस में चार्ज नीदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी बाई वेरियस प्रोसेस। तो वो जो पोर्शन है या उस प्रॉपर्टी को अपन बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जैसे सपोज हम यहां पे एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का बेसिकली क्या मतलब है, कि हम इनिशियली मान लेते हैं कि 2 बॉडी है और 2 बॉडी के ऊपर इनिशियल केस में जो नेट चार्ज है वो हमारा 0 होना चाहिए। अब नेट चार्ज 0 होने के लिए हमें पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। मतलब अगर अज्यूम किया जाए कि 10 प्रोटॉन है तो 10 ही कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। नेट अगर देखा जाए बॉडी ए पर तो टोटल चार्ज 0, दैट मींस इट इज ए न्यूट्रल बॉडी। सिमिलर केस में सेकंड अगर मैं बी बॉडी की बात करूं तो इधर भी अपन 10 अज्यूम कर लेते हैं प्रोटॉन और 10 ही अज्यूम कर लेते हैं अपन इलेक्ट्रॉन। यहां पर अगर देखा जाए तो फिर से कितना नेट 0, तो इसको भी अपन क्या बोल सकते हैं, न्यूट्रल बॉडी है। अगर हम बाई फ्रिक्शन, अब हमारे पास, क्योंकि मैं थोड़ा सा यहां पे बताने की कोशिश करूं तो चार्ज किसी बॉडी पर डेवलप करने के 3 प्रोसेस होते हैं। एक तो होता है फ्रिक्शन होता है, दूसरा होता है कंडक्शन होता है, ये भी एक सेपरेट पॉइंट है, और एक होता है इंडक्शन। तो हम यहां एक बार फ्रिक्शन वाला पॉइंट लेके चलते हैं कि चार्ज के प्रोसेस, हम किसी बॉडी पर चार्ज कैसे डेवलप करें। और मैंने जो स्टार्टिंग पॉइंट जो लिया था, मैंने आपको बताया था कि अगर किसी बॉडी के ऊपर एक्सेस ऑफ चार्ज जो है, एक्सेस ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन हो तो हमें पता है नेगेटिव हो जाएगा, और एक डेफिशिएंसी है तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। उस पॉइंट को भी यहां पे अपन क्लियरिफाई कर लेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है, तो हम एक फ्रिक्शन वाला प्रोसेस लेते हैं। फ्रिक्शन बेसिकली है क्या कि 2 बॉडी को आपस में क्या करना, रबिंग करना। 2 बॉडी को आपस में अगर रब कर रहे होते हैं तो यहां से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, और जो आउटर मोस्ट जो हीट जो है वो एनर्जी का फॉर्म है, और वो एनर्जी आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है इस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन उसको मिलेगी, और जिसका लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होगा वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इजीली जंप कर जाएगा। तो मान लेते हैं कि ए बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन बाहर नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता इसका भी रीजन समझ लीजिए, क्योंकि प्रोटॉन मिलता कहां पे, कहां जो है वो मिल रहा होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं, और बाकी जो सराउंडिंग जो सेल्स होते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, अब हम यहां पे देखिए कि नेचर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा होता है, वो होता है न्यूक्लियर फोर्स। तो इसका एक स्मॉल बाउंड्री होती है लगभग 10⁻⁻15 मीटर की, जिसको अपन फर्मी बोलते हैं। ठीक है, फर्मी। तो ये इतनी बाउंड्री के अंदर बहुत ज्यादा एक अमाउंट के अंदर फोर्स लग रहा होता है जो चार्ज के नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा होता। तो यहां पे प्रोटॉन इजीली बाहर नहीं जा पाएगा। अब जा कौन पाएगा इजीली बाहर,
अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहता हूं तो वो इलेक्ट्रॉन इजीली जल्दी से निकल जाएगा, ना तो प्रोटॉन जाएगा बाहर ना न्यूट्रॉन जाएगा। तो एनर्जी अगर अब यहां से जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, हमें यहां पे बहुत इजी से दिख पा रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है चारों तरफ। मैं कलर चेंज कर देता हूं, देखो ये इलेक्ट्रॉन है वो चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं इस ऑर्बिट के अंदर। तो इसकी एक एनर्जी फिक्स होती है, रोटेशन के टाइम पे एक एनर्जी फिक्स होती है एक फिक्स ऑर्बिट के अंदर, ना तो वो इंक्रीज होती है ना डिक्रीज। अगर हम वाई प्रोसेस अगर एनर्जी ज्यादा दे दें, ज्यादा अमाउंट में अगर इसको एक्सेस में एनर्जी दे दें, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है अपने ऑर्बिट से बाहर चले जाता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएगा तो इस यहाँ पे डेफिनेशन से बात से कि अपन बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कम हो सकती है। इलेक्ट्रॉन पहले जो ज्यादा थे, जैसे जैसे अपन नंबरिंग में इलेक्ट्रॉन निकालना जाएंगे, जैसे जैसे निकालेंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की कमी होती जाएगी, डेफिशिएंसी इसको बोल सकते हैं। अब यहाँ पे फिर से रिटर्न आते हैं अपन अपने पॉइंट पर। तो जैसे हमने ये किया कि फ्रिक्शन कर रहे हैं, दोनों बॉडी पे फ्रिक्शन करवा रहे हैं और दोनों बॉडी पे फ्रिक्शन करवाने के बाद में सेपरेट कर लिया जाता है। तो ए बॉडी और बी बॉडी आफ्टर फ्रिक्शन, ये है एट फ्रिक्शन के टाइम की बात करी जाए। ठीक है, एट फ्रिक्शन। अब मैं आफ्टर फ्रिक्शन अगर इन दोनों बॉडी को सेपरेट कर लेता हूं, ए बॉडी और बी बॉडी को सेपरेट कर लेता हूं। आप यहां पे थोड़ा ध्यान दें कि हमें पता है प्रोटॉन और प्रोटॉन तो पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा इस प्रोसेस के अंदर। तो यहां पे मान लेते कि इलेक्ट्रॉन जो था ए बॉडी से वो बी बॉडी के अंदर इजीली ट्रांसफर हो रहा है। चाहे तो आप बी से ए मान सकते हो, कोई बात नहीं। ठीक है, हम सिर्फ एक एग्जांपल ले रहे हैं। तो ए बॉडी से बी बॉडी में तो हमें यहां पे देख पा रहे हैं कि 10 प्रोटॉन थे, तो प्रोटॉन तो एज इट इज है 10, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो 10 थे वो एक नंबर से कम हो गए, तो माइनस का 9 इलेक्ट्रॉन। जब इसका एडिशन करा जाएगा तो हम यहां पे देख पा रहे हैं कि 1 प्लस पॉजिटिव 1 वैल्यू आ रही है, क्योंकि चार्ज दोनों पे सेम होता है। दूसरी बात अगर यहां से देखे जाए तो 10 प्रोटॉन तो एज इट इज वो की हुई है, फिर से इसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं हुआ इसके अंदर, लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, प्लस 10 से प्लस 1 एक और इंक्रीज हो गई, तो -1 यहां पर एक वैल्यू इंक्रीज। तो आप यहां पे ये देखें कि जब इलेक्ट्रॉन इधर से निकल के गया तो डेफिशिएंसी बॉडी को कैसे बना रही होती है, पॉजिटिव, और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे बना रही होती है, नेगेटिव। तो बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ट्रांसफर तो हो सकता है, बट अगर आइसोलेट की बात करें, वापिस से इसका मैं एडिशन कर दूं, वापिस से इसको ज्वाइन कर दूं, तो +1 और -1 फिर से कितना हो जाएगा बताओ, +1 -1 कितना हो जाएगा, 0। जो पहले भी कितना था, 0। तो हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी बॉडी पर ना तो चार्ज को क्रिएट किया गया, जो ऑलरेडी थे वो के वही थे, ना ही डिस्ट्रॉय किया गया, सिर्फ क्या हुआ था, ट्रांसफर हुआ, जो ट्रांसफर हम इजीली देख पा रहे हैं यहां पे। ठीक है, तो इसको अपन बोल सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जिसको बहुत सारी रिएक्शंस के अंदर भी अपन चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। हम यहां पर जो इक्वेशन को इक्वेट करा सकते हैं मास नंबर से और चार्ज नंबर से। जो एटॉमिक मास नंबर कितना है तो वो हमारे पास लेफ्ट और राइट दोनों साइड में इक्वल होना चाहिए। ठीक है, यहां तक। नेक्स्ट अपन चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। थर्ड प्रॉपर्टी का जो मतलब है वो थर्ड प्रॉपर्टी हमारी है, इसको बोलते हैं इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज का मतलब क्या है कि चार्ज की जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू जो चार्ज की है वो कितनी मिलीगन के एक्सपेरिमेंट से कितनी मिली, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अगर मैं इलेक्ट्रॉन के लिए बोलूं तो ये माइनस, और प्रोटॉन के लिए बोलूं तो ये प्लस में आ जाएगी। ये हमारे पास एक फंडामेंटल चार्ज है, मिनिमम चार्ज की वैल्यू इतनी होनी चाहिए। ठीक है, तो इनवेरिएंस ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी क्या बताती है, अगर चार्ज रेस्ट पे है और अगर चार्ज मोशन पर है, इन दोनों ही केसेस के अंदर चार्ज की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा। इसका मतलब क्यू रेस्ट, क्यू की जो वैल्यू है, और क्यू मोशन, वो दोनों ही क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी। तो चार्ज की जो वैल्यू है, वैल्यू चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन द मोशन, इट इज इक्वल टू एट रेस्ट एंड एट मोशन, बोथ आर सेम। बट मैं मास की अगर बात करूं, बट मास, तो मास क्योंकि वेरी करता है एनर्जी के जो वेलोसिटी के साथ, तो मास का जो रिलेशन दिया जाता है वो मास का फॉर्मूला हो गया m इक्वल्स टू m0 डिवाइड बाई √1 माइनस v स्क्वायर डिवाइड बाई c स्क्वायर। अब यहां पे अपन सेपरेटली अगर इनको चेक करें तो m0 जो है वो है मास एट रेस्ट
मास एट रेस्ट, कि कोई बॉडी है उसका जो मास है वो रेस्ट पोजीशन पे कितना है उसका मास m नॉट से रिप्रेजेंट किया जाएगा। m क्या हुआ कि बॉडी अगर मोशन में जा रही है तो हम यही तो चेक करना चाह रहे हैं कि कितना वेरिएशन आ रहा है या नहीं आ रहा, तो मास एट मोशन, ठीक है, जो चेंजेस आएगा वो कितना चेंज, अब चाहे थोड़ा सा भी चेंजेस आएगा लेकिन 100% है, इससे तो ज्यादा ही आना है। m की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी हमेशा m नॉट से। और अगर मैं यहां पे बात करूं c, स्पीड ऑफ लाइट की कंपैरिजन जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ होगा, और स्पीड ऑफ लाइट की जो वैल्यू है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। और लास्ट जो v बचा, v क्या है, v हमारी है वेलोसिटी। वेलोसिटी किसकी, जो ऑब्जेक्ट जो मोशन करेगा जिस स्पीड के साथ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट की हम बात करना चाह रहे हैं, जिस ऑब्जेक्ट का मास निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला है। तो 3 प्रॉपर्टी हमने देख ली है। 4th जो प्रॉपर्टी है वह क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का बेसिक और सिंपल मतलब ये है कि वैल्यू ऑफ चार्ज जो है वो फ्रैक्शन में कभी भी नहीं आ सकती। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमारे पास ये ऑर्बिट्स के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रिवॉल्व कर रहे हैं। अभी हमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन को हम सेपरेटली अगर एनर्जी दें तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। तो इस बॉडी पर कितना चार्ज हुआ, इस बॉडी पर चार्ज हुआ 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, कि जितना वो चार्ज लेके जाएगा उतना ही तो होना है। तो और एक इलेक्ट्रॉन या एक चार्ज की जो फंडामेंटल जो वैल्यू है वो कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करवा दिया जाएगा क्योंकि चार्ज एक ही तो बाहर गया, आउटर मोस्ट से बाहर चला गया एक। अगर मैं फिर से अगर एक इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहूं तो ये मैं सेकंड वाले केस में देखूं तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन आएगा। ऐसे नहीं कि इसका हाफ कुछ एनर्जी दे दी हमने और 1.5 पार्ट इसका बाहर आ गया या 0.5 पार्ट बाहर आ गया, नहीं, फ्रैक्शन में कभी भी नहीं आ सकता। आएगा तो हमेशा कितना आएगा, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन आएगा। जैसे 1 और 2 के बीच में अगर फ्रैक्शन वैल्यू चेक करी जाए तो 1.2, 1.5, 1.7 इस तरीके से बहुत सारी वैल्यू भी हमें मिल सकती है। बट यहां से क्या कर रहे हैं अपन, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आए तो इस बॉडी पे टोटल, क्योंकि चला गया इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन चला जा रहा है तो डेफिशिएंसी हो रही है, डेफिशिएंसी हो रही है तो उसका तो पॉजिटिव चार्ज बना रही है बॉडी। तो पॉजिटिव चार्ज बना कितना, उसका मैग्नीट्यूड हम इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर तीसरा चार्ज भी इस तरीके से बाहर आएगा तो इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करवाते जाएंगे जितनी भी वैल्यू आ रही है। तो आप एक चीज को यहां पर देख पा रहे हैं कि जो कॉमन चीज है वो क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये एक फंडामेंटल चार्ज हो गया। और जो ये नंबर्स है, अब इस तरीके से मैं अगर सेपरेटली इसको n तक लेके चलूं तो मैं टोटल जो चार्ज देखना चाहूंगा कि बॉडी पर कितना डेवलप हुआ, तो n इंटू मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब इसको एक फॉर्मूले में अपन लिखें तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ई जो है एक फंडामेंटल चार्ज है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है हमेशा, वो कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एन क्या है, बेसिकली डेंसिटी होती है, बट यहाँ पे जैसे नंबरिंग की बात करें तो 1 2 3 इस तरीके से लेके चलेंगे। और यहाँ से प्लस और माइनस दोनों लगाया जा सकता है। प्लस माइनस क्यों, क्योंकि अगर एक्सेस इलेक्ट्रॉन आ भी तो सकता है किसी बॉडी पर, तो अगर आएगा तो नेगेटिव में और अगर चले जाएगा तो वो किस में आ जाएगा, पॉजिटिव। तो हमने यहाँ पर एक 4 प्रॉपर्टी पढ़ी, वो कौन कौन सी है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, इनवेरियंस ऑफ चार्ज एंड देन लास्ट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो हमारे पास ये 4 प्रॉपर्टीज थी। तो चार्ज के बारे में हमने बहुत सारी चीजें सीखी है। चार्ज के जो प्रोड्यूस किया जाता है उसके 3 जो नेम हमने देखे, वो फ्रिक्शन था, एक था इंडक्शन और एक था कंडक्शन, जिसमें फ्रिक्शन का थोड़ा सा बेसिक पार्ट हमने यहां पर देख लिया। अब नेक्स्ट आते हैं, हम एक दूसरा पॉइंट जो ले रहे हैं वो है हमारा, या हम इस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी चेक कर लेते हैं। चूज करेक्ट वैल्यू ऑफ चार्ज, कि चार्ज की करेक्ट वैल्यू क्या हो सकती है वो उसको हमें चूज करना है। तो हमारे पास जैसे एग्जांपल दे रखा है, सपोज 6.4 इंटू 10⁻⁻19, बहुत सिंपल सा मैं एग्जांपल ले रहा हूं ताकि इजी समझ में आ जाए। 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सेकेंड एग्जांपल में ले रहा हूं 8.0 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सी में ले रहा हूं 6.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम।
अगर हम वन बाई वन इनको चेक करें, वन बाई वन इनको चेक करें तो हम ये इजीली देख सकते हैं कि किसका जो वैल्यू चार्ज की है वो सही है और किसकी वैल्यू गलत है। तो फर्स्ट वाले के लिए देखें तो हम ये बता सकते हैं हमें चार्ज दे रखा है Q इक्वल्स टू फॉर्मूला जो है वो n ही है। अब n को हम ये चेक कर लें, n फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, n शुड नॉट इक्वल्स टू इन फ्रैक्शन फॉर्म। तो हम ये लगा सकते हैं Q बाई E लगा सकते हैं फॉर्मूला। Q की वैल्यू कितनी है यहाँ पर चेक करो, 6.4 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा माइनस 19 कूलम, डिवाइड बाई हमें पता है 1.6 इंटू 10 टू माइनस 19 कूलम। ये 19 से 19 कैंसिल और इसको जब इसको कैलकुलेट करा जाएगा तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, एग्जैक्ट नंबर 4 आना है भाई 16 से 4, तो n की वैल्यू 4 तो आ सकती है। इसका मतलब हमारा फर्स्ट वाला चार्ज जो गिवन है वो एकदम सही है। अच्छा, सिमिलर केस में अगर b वाला चार्ज देखा जाए तो क्या b वाला चार्ज भी सही है क्या? हाँ बिल्कुल सही है। 16 से कितने टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा? अगर मैं सेकंड वाले को चेक करूं तो q डिवाइड बाई e अगर करूंगा तो 8.0 इंटू 10 टू माइनस 19 डिवाइड बाई मैं यहां पे चेक करूं 6.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 9, सॉरी नीचे वाली वैल्यू में हम फंडामेंटल चार्ज 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम कैंसिल आउट। ये कितने बार कैंसिल हो गया? 5 टाइम कैंसिल हो गया। ठीक है, 5 टाइम कैंसिल, तो हम देख पा रहे हैं कि ये प्योर नंबर आ रहा है जो आ सकता है, तो इसका मतलब हमारी चार्ज की वैल्यू सही है। बट थर्ड वाले के अंदर अगर हम चेक करें, थर्ड वाले के अंदर तो ये वैल्यू जो आ रही है वो फ्रैक्शन में आएगी। आप ये देख पा रहे हैं डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 टू माइनस 19। ठीक है, ये तो पूरा कैंसिल आउट। बट अगर 6.2 और 1.6 को अगर डिवाइड किया जाए तो ये वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी, और फ्रैक्शन में जो आएगी वो वैल्यू कभी पॉसिबल नहीं हो सकती। तो थर्ड वाला जो केस है वो चार्ज पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इस तरीके से अपन इजीली किसी वैल्यू को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम फिर से ये ले लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वाला एक टॉपिक ले लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब फील्ड जैसे एक नेम आ रहा है, फील्ड का मतलब एक स्पेस के अंदर कोई रीजन, जैसे हमने ग्रेविटेशन के अंदर भी अगर पढ़ सकते हैं तो ग्रेविटेशन फील्ड हो जाएगा। इलेक्ट्रिक का मतलब चार्ज का फील्ड, मतलब स्पेस के अंदर एक ऐसा फील्ड जहां पर कोई अदर चार्ज एक्सपीरियंस कर सके। ठीक है, एक्सपीरियंस कर सके उस फोर्स को। अब वो फोर्स कौन सा हो सकता है? वो फोर्स हो सकता है अट्रैक्शन का और रिपल्शन का। जैसे अगर एग्जांपल मैं सीधा बिना डेफिनेशन के अगर लिखने के लिए अगर मैं चलूं तो मैं एक चार्ज लेता हूं Q, और इसके एक नियर बाई मैं एक सराउंड एक एरिया बना लेता हूं, एक स्पेस के अंदर मैंने एक रीजन ले लिया। ठीक है, तो इसको समझना कि ये स्पेस मैंने जो लिया इसका मतलब क्या है, यहां से इसकी फील्ड लाइननेस से मिल रही है और यहां पर ये क्या कर रहा है, इफेक्टिव फोर्स लगा सकता है। तो एक मैं दूसरा चार्ज अगर Q नोट लेता हूं, एक टेस्ट चार्ज जिसको मैं बोल रहा हूं, टेस्ट चार्ज मतलब पॉजिटिव जिस पर एक्सपीरियंस किया जा सके, इसको मैं एक टेस्ट चार्ज कंसीडर कर सकता हूं। ठीक है, और टेस्ट चार्ज बेसिकली अपन पॉजिटिव नेचर का मानते हैं और एक इमेजिनरी चार्ज मानते हैं जो इंटेंसिटी में चेक करता है। इमेजिनरी चार्ज एक इंटेंसिटी में चेक करने के लिए बोला जा सकता है। इसका नेचर पॉजिटिव, इमेजिनरी पॉइंट साइज का एक चार्ज होगा। अब अगर ये चार्ज, अगर मैं इस चार्ज से अगर ये चेक करूं कि इस Q नोट को मैं यहां रख दूं तो मैं ये देख पा रहा हूं कि इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा। ठीक है, ना अट्रैक्शन का ना ही रिपल्शन का। मैं यहां पर इस चार्ज को मूव कराता हूं तो भी मैं देख पा रहा हूं कि कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। अब अगर मैं इस चार्ज को यहां पर या कोई भी इस स्पेस के अंदर मैं इसकी लोकेशन को कहीं पे भी ले आऊं तो मैं ये देख पाऊंगा कि इस पर्टिकुलर एरिया, इस पर्टिकुलर स्पेस के अंदर ये चार्ज इस पे एक रिपल्शन का फोर्स लगा सकता है। रिपल्शन का फोर्स कब लगेगा? जब दोनों का नेचर क्या होगा, सेम होगा। दोनों जो चार्ज होंगे वो सेम नेचर के होंगे, सेम पार्ट होंगे, तो दोनों पर देखा जा रहा है कि ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। और ये चीज हम किसी भी के लिए मान सकते हैं, जैसे ये नेगेटिव होता और ये नेगेटिव होता तो भी यहां पर रिपल्शन लगता। ये पॉजिटिव है, अब ये पॉजिटिव कोई सा भी, चाहे टेस्ट चार्ज है चाहे कोई सा भी, तो जिस फील्ड, जिस रीजन तक ये क्या लगा सकता है, एक फोर्स लगा सकता है किसी अदर चार्ज पर, वो फील्ड उस पॉइंट चार्ज के लिए क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जा सकता है। क्लियर? आगे अगर अपन इसको मैथमेटिकल फॉर्मूले के अंदर देखें तो इंटेंसिटी निकालें, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड,
इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जो एक डायरेक्शन के केस में लेके चल सकते हैं, और हम यहां पे ये बोल सकते हैं फोर्स ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया, E इक्वल्स टू ई वेक्टर इक्वल्स टू एफ वेक्टर डिवाइड बाई क्यू नॉट। यहां से इसकी यूनिट अगर मैं लिखूं इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट, तो फोर्स की जो यूनिट है वो न्यूटन और चार्ज की यूनिट जो होगी वो हो गई कुलाम। तो न्यूटन पर कुलाम, और एक यूनिट जो हम सेकंड चैप्टर में उसके मैथमेटिकल फॉर्मूले से समझेंगे, बट मैं यहां पे लिख देता हूं, तो एक होता है वोल्ट पर मीटर। ये दोनों ही यूनिट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक यूनिट है। यहां से फिर दूसरा पॉइंट अगर मैं बात करूं तो दूसरे पॉइंट के लिए लूं तो वो हम ये ले सकते हैं कि इसकी डायमेंशन क्या हो सकती है। डायमेंशन, तो डायमेंशन के लिए क्या हो सकता है, हम डायमेंशन के लिए देखें तो फोर्स की अगर न्यूटन की आप लिखेंगे तो m1 L1 T-2 डिवाइड बाई कुलाम की हमारे पास हो जाएगी A1 और T1। ठीक है, A मतलब एम्पियर, T मतलब टाइम। अब हम इसको एक ही उस ब्रैकेट के अंदर लें तो हम ये लिख सकते हैं m1 L1 और T जब ऊपर जाएगा तो T-3 हो जाएगा, और A ऊपर जाएगा तो A-1। ये हमारे पास एक डायमेंशन हो गई किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन हो गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फॉर्मूला हमने देख लिया। अब ये फोर्स जो मैंने लिखा वो फोर्स जो है वो कौन सा है, उसको कुलाम फोर्स बोला जा सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर। तो कुलाम फोर्स के लिए भी फॉर्मूला देख लेते हैं, और उसमें क्या क्या जो है वेरिएशन आ सकता है। कुलाम फोर्स, तो कुलाम फोर्स जो है वो बेसिकली पॉइंट चार्ज के लिए लगता है। ठीक है, और पॉइंट चार्ज किस पे होनी चाहिए, किसी पर्टिकुलर रेस्ट पोजीशन पर होनी चाहिए, और उन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन और रिपल्शन का जो फोर्स लगता है उस फोर्स को अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर कुलाम फोर्स बोलते हैं। जैसे अगर एक चार्ज Q1 इधर है और दूसरा चार्ज Q2 इस साइड में है, अब इसकी प्रॉपर्टी भी यहां पे अपन समझ लें, दोनों के बीच में सेपरेशन जो हम ले रहे हैं वो एक r डिस्टेंस से सेपरेशन ले रहे हैं, और बीच में जो पार्ट है उसको वैक्यूम कंसिडर किया जा रहा है। मीडियम भी हो सकता है बट अपन वैक्यूम की बात कर रहे हैं अभी, क्योंकि दोनों का नेचर सेम है, Q1 और Q2 पॉजिटिव नेचर के हैं, तो ये वाला इस पे, और ये दोनों ही पॉइंट चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब इसका भी कोई फील्ड होगा और इसका भी कोई फील्ड होगा, तो ये इसके ऊपर रिपल्शन लगाएगा और ये भी इसके ऊपर रिपल्शन लगाएगा। तो इसके रिपल्शन के कारण ये चार्ज इधर मूव करने की कोशिश करेगा, जिसमें मैं फोर्स लगा सकता हूं, जैसे F21 ऐसे बोल सकता हूं कि फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। सिमिलर केस में 2 वाला फर्स्ट वाले पे अगर फोर्स लगाएगा तो इसको अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं F12 फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2। अब गुलाम ने ये बोला कि भाई इस पे जो मैग्नीट्यूड, ये जो वैल्यू आ रही है वो दोनों इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि दोनों में सेपरेशन भी क्या है, जो है सेम है। और इसका जो मैथमेटिकल जो फॉर्मूला दिया गया वो किस तरीके से कि फोर्स जो लगना है इन दोनों चार्ज पॉइंट चार्ज के बीच में वो दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। मतलब जो चार्ज है Q1 और Q2 उन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए प्रोडक्ट के। सेकेंड दिया इसने कि जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, मतलब ये जो डिस्टेंस है सेपरेशन जो R दिख रही है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। जब हम इन दोनों टर्म्स को मर्ज अप करते हैं तो हम ये देखते हैं फॉर्मूला जो बना Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। यहां से जब प्रोपोर्शनल की वैल्यू हटाई जाए और इक्वल में साइन लिया जाए तो हम इसको ये बोल सकते हैं F इक्वल्स टू, यहां पर एक कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी जो हम सभी जानते हैं कि Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। तो हमारा एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बना कुलाम का फॉर्मूला, इलेक्ट्रोस्टैटिक कुलाम फॉर्मूला F इक्वल्स टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। अब यहां पर जो K है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की एक वैल्यू है वो है 9 इंटू 10 टू पावर 9, 9 इंटू 10 टू पावर 9 जो मैं लिख रहा हूं अभी वो SI के अंदर लिख रहा हूं। और यहां से यूनिट अगर देखें K की यूनिट जो बेसिकली एग्जाम में भी पूछी जा सकती है, तो यहां से K का सेपरेशन अलग देखो, F इंटू क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से F इंटू R स्क्वायर। F मतलब न्यूटन, R का मतलब हो गया मीटर और मीटर स्क्वायर, Q1 Q2 बोथ आर चार्ज, सो कुलाम इंटू कुलाम दैट मीन्स कुलाम स्क्वायर। तो ये K की वैल्यू SI के अंदर जो हमारे पास आ रही है वो क्या आ गई 9 इंटू 10 टू पावर 9, और इसको अपन यहां पे लिख सकते हैं ये SI के अंदर वैल्यू है। ठीक है,
अब फोर्स हमें पता है, फोर्स हम स्टार्टिंग की क्लासों में पढ़ के आए कि फोर्स कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी में जो एडिशन होता है वो कौन सा सम होता है, वो वेक्टर एडिशन होता है। ठीक है, वेक्टर एडिशन मतलब यहां पर कहीं ना कहीं एंगल का भी कुछ पार्ट आएगा। अब अगर मैं यही चीज, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में सीजीएस वैल्यू भी दे रखी होती है चार्ज की, तो उस टाइम पे हम के की वैल्यू को क्या अज्यूम करें, तो के की वैल्यू को वहां पे लिखा जाएगा 1। ठीक है, तो के की वैल्यू 1 होगी। न्यूटन का मतलब हमें पता है, न्यूटन का मतलब डाइन हो जाएगा, मीटर का मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और रेस्ट पोजीशन, क्योंकि 2 यूनिट थी सीजीएस के अंदर, एक तो था ईएसयू और एक था हमारे पास ईएमयू। क्योंकि हम रेस्ट पोजीशन की बात करें, क्योंकि वैलिड कहां पर है, ये रेस्ट पोजीशन पे, तो हम ईएसयू वाली वैल्यू को काउंट करेंगे। तो हम यहाँ पे जो यूनिट काम लेंगे वो ईएसयू होल स्क्वायर आएगी। क्लियर बात। तो ये हमारी एसआई के अंदर, सॉरी सीजीएस के अंदर वैल्यू है। अब के का भी एक मैथमेटिकल फॉर्मूला, के की ये वैल्यू कहां से आई, तो के की वैल्यू के लिए फॉर्मूला दिया जाता है, जो क्या फॉर्मूला है, के इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 1/4 पाई, 4 पाई एक न्यूमेरिकल वैल्यू हम सभी जानते हैं। एप्सिलॉन नॉट एक नया वर्ड है यहां पर। एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है, मैं एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिखता हूं, वो है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब आप इसकी यूनिट देखें तो ये क्या यूनिट क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट ऊपर गया, के नीचे गया, तो जो के की यूनिट है वो सारी की सारी यूनिट को क्या कर दो, चेंज कर दो, जस्ट रिवर्स कर दो। तो यहां से हम यूनिट लिख सकते हैं कूलॉम स्क्वायर डिवाइड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। तो हम यहां पर ये जो वैल्यू पुट करेंगे, 4 नंबर है, पाई की वैल्यू 3.14 है, और ये वैल्यू जब पुट करेंगे तो हम ये आंसर निकाल पाते हैं कि ये कितनी वैल्यू के इक्वल आ जाएगा, 9 इंटू 10⁻9 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और इसको अपन बोल सकते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ऑफ वैक्यूम। अब अगर यही चीज, अब देखो दो चार्ज के बीच में अगर कोई मीडियम प्लेस कर दिया जाए, क्योंकि पहले केस में हम क्या मान के चल रहे थे कि भाई यहां पर वैक्यूम है, बट यहां पर क्या हो सकता है, मीडियम हो सकता है। तो मीडियम वाले केस में हम यहां पर उस परमिटिविटी को जो है एप्सिलॉन एम से रिप्रेजेंट करेंगे। एम का मतलब कोई भी मीडियम यहां पर डाला जा सकता है, उसकी परमिटिविटी आ जाएगी। अब इसका फॉर्मूला कहां से निकालें, तो इसका फॉर्मूला एक वैल्यू जो है हम उससे निकाल सकते हैं, और इसकी वैल्यू को हम अलग अलग याद नहीं करेंगे, एक पर्टिकुलर हम किस तरीके से फॉर्मूले को याद करें वो देखें। यहां पर एक आता है टर्म रिलेटिव परमिटिविटी, और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसको भी बोल सकते हैं। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोला जा सकता है। तो रिलेटिव परमिटिविटी का जो मतलब है वो मतलब क्या हुआ, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पहले तो लिख लेते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एप्सिलॉन आर से, एप्सिलॉन आर। अब एप्सिलॉन आर का मतलब जो हो गया वो क्या है, फोर्स इन वैक्यूम, रेशियो है किसका, रेशियो फोर्स इन वैक्यूम टू द फोर्स इन मीडियम। ये फर्स्ट हमारे पास एक फॉर्मूला हुआ रिलेटिव परमिटिविटी का। तो क्या है, फोर्स इन वैक्यूम डिवाइड बाय फोर्स इन मीडियम। तो फर्स्ट वाला केस हमने जो देखा था वो फोर्स इन वैक्यूम था, और ये वाला केस हमने देखा फोर्स इन मीडियम। तो यहां के लिए अगर मैं फोर्स का फॉर्मूला लिखूं तो वो क्या आ जाएगा बताइए, 1 बाई, मैं सीधा के को कन्वर्ट कर रहा हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन एम अब आ जाएगा, और चार्ज वही है, और सेपरेशन भी हम वही अज्यूम कर रहे हैं आर, तो ये क्या आ जाएगा आर स्क्वायर। यहां पर जब दोनों की वैल्यू पुट करी जाए, तो सबसे पहली बात तो एक यहां पर ये भी देखें आप, फोर्स क्या है, न्यूटन, ये नीचे वो फोर्स क्या है, न्यूटन। तो न्यूटन डिवाइड बाय न्यूटन फिर से क्या हो गया, कैंसिल आउट, बचा 1 मतलब प्योर रेशियो। प्योर रेशियो का मतलब ये यूनिट लेस क्वांटिटी है, कि रिलेशन बताती है, यूनिट लेस क्वांटिटी है और डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। आप एप्सिलॉन आर का एक फॉर्मूला ये यूज कर सकते हैं, दूसरा फॉर्मूला यहां पर हमारे पास क्या आ सकता है, एप्सिलॉन एम और एप्सिलॉन नोट की टर्म में, वो देखें। तो मैंने यहां पे एफ नोट को क्या लिखा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट,
Q1 Q2 डिवाइड बाई मैंने लिखा आर स्क्वायर डिवाइड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन एम मैंने लिखा Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब आप ये देख पा रहे हैं कि ये जो वैल्यू है ये बिल्कुल सेम है, यहां तक कैंसिल आउट हो गई। 1/4 पाई कैंसिल आउट, तो ये 1 अपॉन एप्सिलॉन जो एम है वो ऊपर चले जाएगा, तो एप्सिलॉन एम ऊपर गया और एप्सिलॉन जो है नोट नीचे आ गया। ये नेक्स्ट फॉर्मूला बना एप्सिलॉन की टर्म के अंदर। फिर से यहां पर देखेंगे तो सेम यूनिट आएगी, सेम कैंसिल आउट, तो वापस से वही बनना है। तो इसका मतलब एप्सिलॉन आर जो है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस और यूनिटलेस है, ठीक है। तो एप्सिलॉन एम कहां निकाला जाए, एप्सिलॉन एम की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नोट। अब हमें ये तो पता है कि एप्सिलॉन जो नोट है वो तो फिक्स है 8.85 इंटू 10⁻12, और इसको जब मल्टीप्लाई करवाया जाएगा किसी वैल्यू से, अब किसी वैल्यू के लिए कोई मीडियम के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होती है। अब ग्रेटर देन 1 होती है, इसका मतलब मीडियम के लिए एप्सिलॉन जो एम आएगा वो हमेशा ज्यादा आएगा। अब आप यहां पे ये देखें, अगर एप्सिलॉन एम अगर इंक्रीज कर रहा है, मतलब एप्सिलॉन एम की वजह से जो नीचे वाली क्वांटिटी अगर इंक्रीज कर रही है, तो हमें पता चलना चाहिए कि फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगा। तो जब कोई मीडियम डाल दिया जाता है किसी दो चार्ज के बीच के अंदर, तो वहां पर फोर्स हमेशा क्या करता है, डिक्रीज करता है। और अगर यही मीडियम कोई कंडक्टर हो, तो कंडक्टर मीडियम के लिए रिलेटिव परमिटिविटी जो होती है वो इनफाइनाइट होती है। अब अगर हम यहां पे कोई मीडियम कंडक्टर डाल दें, कंडक्टर, क्योंकि वैल्यू इनफाइनाइट है, तो यहां पे 1 अपॉन इनफाइनाइट हमेशा फोर्स को क्या बना देगा, 0 बना देगा। तो जब दो चार्ज के बीच में पूरा स्पेस फिल है, पूरी डिस्टेंस फिल है आर तक की, तो वहां पर हमेशा कितनी वैल्यू या कितना फोर्स लगना है, 0 लगना है। किसके केस में, कंडक्टर वाले केस के अंदर, ठीक है। तो हमने यहां पे ये एप्सिलॉन रिलेटिव परमिटिविटी भी देखा, इसका फॉर्मूला है ये भी हमने यहां पर देख लिया। आगे जस्ट एक आगे पॉइंट पढ़े, तो सुपरपोजिशन वाली कंडीशन से हम एक वैल्यू निकाल लेते हैं, फोर्स निकाल लेते हैं, वो कितना है। देखें कि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू में अपन ये लेते हैं कि मान लो एक चार्ज है, Q1 चार्ज है, इसकी वैल्यू है हमारे पास 3 माइक्रोकूलाम है, और एक दूसरा चार्ज है Q2, इसकी वैल्यू है हमारे पास ये मान लेते हैं इसकी भी 3 माइक्रोकूलाम है, और इनके बीच में जो सेपरेशन है वो मान लेते हैं कितना है, 2 सेंटीमीटर है। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की फॉर्म में रखा गया एक तीसरा चार्ज है, और इस पर भी चार्ज की वैल्यू हम सेम ही मान लेते हैं, कितना है, 3 माइक्रोकूलाम। क्योंकि इक्विलेटरल है तो सभी की वैल्यू कितनी आनी है, सेम आनी है, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। अब किसी पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर अगर नेट फोर्स निकालने के लिए बोला जाए, क्योंकि अभी हमने देखा फोर्स कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर, तो वेक्टर एडिशन लो लगना है, और वेक्टर एडिशन लो के लिए जो फॉर्मूला काम में ले सकते हैं आफ्टर सेपरेशन के लिए, तो क्या हो सकता है, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 और cos थीटा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो मैं इसको एक बार साइड में फिर से बना लेता हूं। ये मैंने यहाँ पे एक छोटा सा ट्राइंगल बनाया है, Q3 ले लिया, Q1 ले लिया, और सॉरी Q2 ले लिया, और यहां पर ले लिया Q1। अब आप ये देखिए, मैं अगर Q3 पर निकालना दूं, ये किसी पर भी निकालने के लिए बोल सकता है, तो एट Q3 पर नेट फोर्स पूछना चाहता है, मान लो, ठीक है, नेट फोर्स। तो Q1 वाला क्या करेगा भाई, इसको रिपेल करेगा। तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि फोर्स दे देते हैं कि फर्स्ट वाला जो फोर्स लग रहा है उसको F1 दे देते हैं, चाहो तो F13 भी दे सकते हो, बट F1 दे देते हैं अपन। Q2 वाला भी इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा इस तरीके से। तो ये आ गया F2, हम अज्यूम कर लेते हैं। अब हमें ये पता है कि ये दोनों कोई ना कोई एंगल पे है, तो ये एंगल जो होगा वो कितना होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये अगर 60 है तो ये भी कितना होना है, 60। और ये थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 60 आ गई। अगर 60 आ गई तो F1 और F2 की वैल्यू अपन इजीली निकाल सकते हैं। आप ये देखें, फोर्स के फॉर्मूले से F13 या F1 जिसको हम बोल रहे हैं, इसको क्या लिखा जा सकता है, K Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ध्यान से देखें, मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, इसका मतलब मैं इसको K Q1 Q2 ना लिख के सीधा ऐसे लिख देता हूं, K Q स्क्वायर। भाई मैंने इन दोनों को क्या मान लिया, Q1 Q2 और Q3 को मैंने Q अज्यूम कर लिया है
तो इसको मैं सीधा सीधा क्या लिख सकता हूं, क्यू स्क्वायर, और डिस्टेंस को मैंने क्या ले लिया, आर स्क्वायर। ठीक है, अब F13 बोल लो, या आप इसको बोल सकते हो F23 बोल दो। ठीक है, इन सभी की वैल्यू किसके इक्वल आनी है, और इसको भी आप F2 भी बोल दो, बोले जो भी आपने नोटेशन दे रखे हैं सभी की वैल्यू सेम आनी है। तो आप यहाँ पे फोर्स की वैल्यू देखें, फोर्स इक्वल्स टू अंडर रूट, बताइए क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर, और कॉस कितना डिग्री, 60। कॉस 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, जो साइन 30 की वैल्यू होती है, यही तो होती है। कॉस 60 की जो वैल्यू हो गई वो हमारे पास साइन 30 की, जो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो हो जाएगा ये हो गया 2f स्क्वायर प्लस 1/2, और 2 कैंसिल हो गया तो प्लस फिर से क्या बच गया, एफ स्क्वायर। तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 3f स्क्वायर। और अगर हम इसको बाहर देखें तो √3 इंटू क्या हो जाएगा, f, और f की वैल्यू कितनी है, KQ स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो √3 KQ स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। के आप जानते हैं, आर आप जानते हैं, आप वैल्यू पुट करेंगे इजीली इसमें आंसर निकल के आ जाएगा। तो नेट फोर्स जो आया √3, के की वैल्यू आप जानते हैं 9 इंटू 10⁹9, 9 इंटू 10⁹9, और जो चार्ज था वो कितना था 3, और माइक्रो की वैल्यू, और माइक्रो की वैल्यू ये माइक्रो में दे रखा था, ठीक है, माइक्रो की वैल्यू 10⁻⁶, तो -6 इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और डिवाइड में हम ले लेंगे 2 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ गया, √3 9 इंटू 10⁻, देखो यहां से पावर कितनी होनी है, -12, और यहां पर है कितना 9, तो पावर हमारे पास हो जाएगी माइनस का हो जाएगा 3, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, डिवाइड बाई 4, 2 का हो जाएगा 4, और पावर हो जाएगा 10⁻⁴। यहां से पावर -4, तो ये बच गया, यहां पर -1 बच गया। ठीक है, -1 चला गया ऊपर, तो ये हो गया √3 81, और ये हो गया हमारे पास 10 डिवाइड बाई 4। इसको आगे चाहें तो और भी सॉल्व कर सकते हैं, ये आंसर यहां पर न्यूटन में लेके आके एक बार छोड़ रहे हैं। तो इस तरीके से अपन किसी वैल्यू को फोर्स के टर्म में निकाल सकते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है वो क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक डाइपोल एक फॉर्मूला हो सकता है, उसको अपन यहां पे लेते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाई का मतलब बेसिकली होता है 2, ठीक है, 2 पोल्स, और इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज के 2 पोल्स। तो यहां पे अपन ये ले तो इसका मतलब क्या है, 2 चार्ज, ठीक है। ऑपोजिट नेचर कंडीशन क्या होगी, ऑपोजिट नेचर मतलब एक प्लस है तो दूसरा माइनस होना चाहिए। ऑपोजिट नेचर आर प्लेस्ड एट स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। तो ये जो कंपोजिशन बना इसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। जैसे एक चार्ज लिया Q जिसका मैग्नीट्यूड Q है, दूसरा चार्ज हमें लेना पड़ेगा -Q, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, और बीच के डिस्टेंस को अपन मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं 2, ये सॉरी D कर लेते हैं। किसी बुक में 2a भी दे रखा होता है, तो जो आप लेना चाहे R भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा सेपरेशन Q प्लस -Q, और यहाँ पे सेपरेशन हो गया D, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसको अपन लिख सकते हैं +-Q की जो वैल्यू है उसको अपन डाइपोल बोलते हैं, जो एक स्मॉल डिस्टेंस पर रखे गए अरेंजमेंट। नेक्स्ट इसी का पार्ट आता है डाइपोल मूवमेंट। जो डाइपोल मूवमेंट होगा उसको अपन P से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या है, डाइपोल मूवमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, और प्रोडक्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज, एनी सिंगल चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हम सिंपल सा अगर P का फॉर्मूला लिखें तो Q मल्टीप्लाई D, जो हमने D सेपरेशन लिया है, जो D डिस्टेंस ली है, उसको अपन क्या मान सकते हैं कि जो डिस्टेंस है और इस चार्ज का जो प्रोडक्ट है उसी को अपन क्या बोलते हैं, डाइपोल मूवमेंट बोलते हैं। तो डाइपोल मूवमेंट की यहाँ पे यूनिट अगर चेक करी जाए तो यूनिट आप देखो तो चार्ज की हो जाएगी कूलाम, और डिस्टेंस की क्या हो जाएगी मीटर, कूलाम इंटू मीटर। या दूसरी एक बहुत ही एक जो रेयर चांस में काम आते हैं बट फिर भी उसको याद रखें, 1 D की जो वैल्यू होती है वो होती है 3.3 मल्टीप्लाई 10⁻30 कूलाम मीटर, ये भी एक यूनिट होती है। अब अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी के अंदर डायरेक्शन भी होगी। अब डायरेक्शन किधर से किधर, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है।
तो एक्सियल लाइन पर जो वैल्यू है, एक्सियल लाइन पर अगर हम इसकी डायरेक्शन देखें तो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। बट अगर ये इक्वेटोरियल, अभी एक्सियल और इक्वेटोरियल क्या है ये भी मैं बता देता हूं कि डाइपोल मोमेंट जब निकाला जाता है, डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक तो होता है एक्सियल लाइन पे, एक्सियल लाइन, और एक होता है इक्वेटोरियल लाइन। एक्सियल लाइन बेटा कौन सी, एक्सियल लाइन कौन सी हो गई, ये हमारे पास माइनस क्यू है, और ये नेक्स्ट जो डिस्टेंस हमने लिया डी है, और ये ले लिया हमने प्लस क्यू। तो दोनों चार्ज को जो क्रॉस करके जो लाइन निकल रही होती है, जो इमेजिनरी लाइन है, उस लाइन को अपन क्या बोलते हैं, एक्सियल लाइन बोलते हैं। ये हमारी हो गई एक्सियल लाइन। और इस एक्सियल लाइन पे अगर हमें अगर कोई मैग्नीट्यूड चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, वो मान लेते हैं कि अगर ये डिस्टेंस r है मिड पॉइंट से, जहां से मिड लिया है, तो ये डिस्टेंस मिड पॉइंट से d/2 हो जाएगी, ये d/2 हो जाएगी, और ये पॉइंट मान लेते हैं p, कि p कंसिडर कर लिया कि p पॉइंट पर कितनी इंटेंसिटी होगी ड्यू टू एक डाइपोल। तो फॉर्मूला मैं सीधा लिख रहा हूं कि एक्सियल लाइन पे जो फॉर्मूला होता है वो तो 2kp डिवाइड बाई आर क्यूब। अब ये आर क्यूब कब किस केस में काम आएगा, जब r की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होगी d/2। तो ये एक्सियल लाइन हो गया, और ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का एक फॉर्मूला है एक्सियल लाइन पे। इक्वेटोरियल कौन सी हो गई, परपेंडिकुलर लाइन। कहां से परपेंडिकुलर, बिल्कुल मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन। और यहां से देखा जाए, क्योंकि इसमें अगर अपन डायरेक्शन देखें तो ये नेगेटिव टू पॉजिटिव आएगा इधर, तो हम ये बोल सकते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। बट अगर एक्सियल की बात करें, सॉरी इक्वेटोरियल की बात करी जाए, तो इक्वेटोरियल में जब ये चेक करें तो डायरेक्शन किधर आएगी, क्योंकि टेस्ट चार्ज भी अपन निकाल रहे होता है। तो ये अगर टेस्ट चार्ज रखा जाए तो ये इसको क्या करेगा, इधर रिपेल करेगा, और ये जो नेगेटिव वाला है इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ऐसे। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो हमेशा किस में आना है, बीच में। तो जो चार्ज टेस्ट चार्ज रहेगा वो इस साइड में मूव करेगा। तो जो इक्वेटोरियल लाइन पर है वो देखो डायरेक्शन किधर से किधर जानी है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो यहां पर जो फॉर्मूला बना वो कितना बना, kp डिवाइड बाई आर क्यूब। वही सेम चीज, r की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए किससे, d/2 से, तब हम इस तरीके से यहां पर वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, तो यहां तक हमारा आज पॉइंट हमने डिस्कस किया। होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।